हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एसएमपीएस रिपेयर करना सिखाने वाला हूं। कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा, कुछ चीजें आपको यहां पर मैं समझाने वाला हूं कि किस तरीके से एसएमपीएस को रिपेयर किया जाता है। अगर आप बिल्कुल न्यू है इस फील्ड पे तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। अगर आप लोग ऑलरेडी एक टेक्नीशियन है या आप लोग ऑलरेडी एक जानकार व्यक्ति हैं तो मुझे मुझे तो नहीं लगता कि ये वीडियो आपके किसी काम की, क्योंकि ऑलरेडी आप इसका नॉलेज रखते हैं। ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो लोग सीखना चाहते हैं। और ये वीडियो का जो मकसद है कि एक ही वीडियो में बहुत सारे फॉल्ट को मैं भी कवर करूंगा, और बहुत सारी कमेंट्स भी आ रही थी तो उसी को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। एसएमपीएस में जो भी फॉल्ट आते हैं उनका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, एसएमपीएस को जानना, एसएमपीएस को समझना, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे एसएमपीएस का वीडियोस डालता था। वैसे हमारे हमारे चैनल पर हर फॉल्ट पे वीडियो है एसएमपीएस की। जो भी फॉल्ट आते हैं उसके वीडियो ऑलरेडी है। अब देखिए, जब मैंने चैनल स्टार्ट करा उस वक्त हम बड़ी बड़ी वीडियोस डाला करते थे, एक एक घंटे की, आधे घंटे की, या की ड्यूरेशन लंबी होती थी। उस टाइम पे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत लोगों ने कुछ सीखा भी। आप भी उनमें से हैं तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा हमारे चैनल से। सीखा होगा तो बड़ा मुझे प्राउड होगा, अगर नहीं सीखा है तो आगे सीखने को मिलेगा। तो बहुत लोगों की कमेंट्स भी आती थी कि वीडियोस थोड़ा सा छोटी करो ताकि हम लोग शॉर्टकट में सीख सकें। अच्छा, सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा, हालांकि मैं भी टाइम देता हूं ताकि मैं वीडियोस को लंबी बनाऊं, डिटेल से समझाऊं और आप लोग को बताऊं। मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूं ताकि आप लोग सीख सकें। ना तो मैं कोई पैसा ले रहा हूं, ना तो मैंने कोई ऐसा कोर्स बनाया हुआ है ना। तो फ्री में सिखा रहा हूं तो आपको सीखना चाहिए। मेरी भी समय की वैल्यू है, आपकी भी है, मैं जानता हूं, लेकिन समय तो देना ही पड़ेगा कुछ सीखने के लिए। ज्यादा बातें न करते हुए मैं आता हूं अपने मेन टॉपिक पर, मेन मुद्दे पर, क्योंकि आपके 2 मिनट ऑलरेडी वेस्ट कर चुका हूं मैं। नॉर्मली मल्टीमीटर लिया है मैंने आज, और मैं किसी भी हैवी मल्टीमीटर को आज नहीं लेके आया हूं। हालांकि मैं ज्यादातर काम ऑटोमेटिक मल्टीमीटर से करता हूं क्योंकि उससे और एडवांस तरीके से काम होता है। अब देखिए, मैं जानता हूं आप लोग न्यू टेक्नीशियन है तो आपके पास मल्टीमीटर भी कुछ हल्के वाला ही फिलहाल होना चाहिए। अब इसमें सारे सेक्शन दिए गए हैं, और इसमें जो मेन सेक्शन होते हैं रेजिस्टेंस का है, डायोड का है, बजर का है। ये सेक्शन खास होते हैं एसएमपीएस को चेक करने का। और जो भी मैं बताता हूँ वो एसएमपीएस को ऑफलाइन तरीके से बताता हूँ, यानी कि इसमें बिना वोल्टेज दिए ही हम इसको ऑफ तरीके से बता दें। और वोल्टेज देके भी एसएमपीएस को टेस्ट किया जाता है, लेकिन वोल्टेज के बिना ही हम एसएमपीएस को चेक करना बताएंगे ताकि आप लोग करंट फ्री होकर काम करें, यानी कि झटका ना लगे आपको। स्टार्टिंग में न्यू है तो इस तरीके से काम करें। अब देखिए, एसएमपीएस मीन्स स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, बहुत ही बढ़िया एक हम कहेंगे इन्वेंशन है या कुछ भी है। लेकिन ये चीज सबसे बेस्ट आज के टाइम पे है क्योंकि ये एसएमपीएस सस्ता आता है, और दूसरी बात है एसएमपीएस को रिपेयर करना बहुत आसान है, और ये इजीली रिपेयर भी हो जाते हैं। इनके कंपोनेंट आसान से मार्केट में भी मिल जाते हैं। आप मोबाइल चार्जर देखते हैं या एलईडी टीवी के अंदर का सर्किट देखते हैं या कोई भी चीज है, सब एसएमपीएस बेस्ड है। और यहाँ पर अगर एसएमपीएस के अंदर की जो आईसी है, मेन आईसी, अगर वो खराब भी हो जाती है, नहीं भी मिलती है, फट जाती है, तो उसके बजाय आप वहां पर एक एसटीआर मॉड्यूल लगा के आप अपने एसएमपीएस को चालू कर सकते हैं। यानी कि टोटल मिला के सबसे हाईएस्ट इसमें अगर खर्चे की बात करें तो 50-60 रुपए का मात्र खर्चा इसमें लगता है। हालांकि 50-60 रुपए में तो एसएमपीएस मिल भी जाता है अगर आप लोग होलसेल में लेते हैं तो। और दूसरी चीज है, इसमें अलग अलग वोल्टेज आउटपुट मिल जाती है। मदरबोर्ड में जहां पर जितनी वोल्टेज चाहिए एसएमपीएस मिल जाती है। 5 वोल्ट स्टैंड बाई के लिए, और 12 वोल्ट साउंड सेक्शन के लिए, और अलग अलग सेक्शन के लिए यहाँ पर वोल्टेज मिलती है। इस एसएमपीएस से आप डीटीएच नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें चला सकते हो, जहां पर जितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हो वो चीज चला सकते हैं। अब देखिए, ये चीज एसएमपीएस के बारे में बता दी। अब यहाँ पर एसएमपीएस के फॉल्ट्स को जानेंगे। अब एसएमपीएस में क्या होता है ना, 2 सेक्शन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आज हम ज्यादातर डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्शन की, और नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में कवर कर दूं। अगर टाइम लगा तो मैं सेकेंडरी अगले दिन समझाऊंगा। प्राइमरी सेक्शन से जो जो फॉल्ट आते हैं वो आते हैं डेड के। जब प्राइमरी सेक्शन खराब होता है तो एसएमपीएस पूरा डेड हो जाता है। दूसरा है सेकेंडरी सेक्शन, जब खराब होता है तो इसमें डेड की समस्या तो नहीं बनती है, वोल्टेज कुछ ना कुछ बनती है, कम बनती है, किसी में ज्यादा बन जाती है, किसी किसी में वोल्टेज इतनी ज्यादा बन जाती है कि वो हमारे मदरबोर्ड को भी खराब कर देता है जिसके साथ में कनेक्ट होता है। अब जो वोल्टेज कम ज्यादा की जो समस्या होती है ज्यादातर सेकेंडरी सेक्शन से बनती है, क्योंकि इसमें डायोड कैपेसिटर ही होता है और कुछ नहीं होता सेकेंडरी सेक्शन में। प्राइमरी सेक्शन में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं
जो हमारे सेकेंडरी सेक्शन को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, यानी कि चलाने का, यानी कि ट्रांसफार्मर के साथ में इसको चलाने का काम करते हैं। तो कुछ चीजें मैं ऐसे देसी लैंग्वेज का भी यूज करूंगा ताकि आप लोग उसको सरल तरीके से समझें। अब प्राइमरी सेक्शन के हम फॉल्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी सेक्शन की तरफ को चलेंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आप हमारे चैनल पर लंबी वीडियोज को देखना पसंद करते हैं या छोटी वीडियोज को? मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर आप लंबी वीडियोज की बात करेंगे तो मैं लंबी वीडियोज भी बनाया करूंगा, 1-1 घंटे की हो, 2-2 घंटे, 10 घंटा भी लगे तो मैं बना दूंगा, लेकिन उसको देखना और सीखने वाले भी चाहिए। तो आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताइए। अब मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अगर आपके पास कोई डिवाइस बिल्कुल डेड कंडीशन में रिपेयर होने के लिए आया हुआ है, तो आपको सबसे पहले चेक क्या करना है? तो देखिए, हर किसी सर्किट में एक फ्यूज लगा हुआ होता है और फ्यूज का काम सर्किट को प्रोटेक्ट करना होता है। तो जो प्राइमरी सेक्शन होता है उसमें थोड़ी चीजें आपको पहले मैं समझा दूं। देखिए, शुरुआत होती है यहाँ से। ये कनेक्टर है जहां पर 220 वोल्ट एसी इनपुट करता है और फ्यूज के ये रास्ते हैं, ये फ्यूज के रास्ते जाता है ये डायोड से, डायोड तक। ये डायोड, 4 डायोड होती हैं और ये मिलकर एक रेक्टिफायर बनता है। रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना। डायोड के पहले भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो जो एसी वोल्टेज आती है उसको फिल्टर करने के लिए, जैसे कि एक कॉइल और ये कैपेसिटर। यहाँ से वोल्टेज इनपुट करी, इसमें गई, इसके बाद ये कैपेसिटर और कॉइल में भी जाती है, उसके बाद इस डायोड में आई है। किसी किसी में डायरेक्ट डायोड में आती है, किसी किसी में कॉइल फिल्टर पहले लगे हुए होते हैं। ये छोटा सा पार्ट आपको ट्रांसफॉर्मर जैसा जो दिख रहा है वो एक कॉइल है जिसका काम फिल्टर करना होता है कैपेसिटर की तरह। तो ये भी और कैपेसिटर भी दोनों फिल्टर करते हैं, दोनों का अपना अपना काम है। अब देखिए, कुछ कोडिंग है, पहले वो समझा दूं आपको। सर्किट में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी कोडिंग यहाँ पर किस तरीके से हमें याद रखनी है। कैपेसिटर जहाँ पे भी होगा, देखिए बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं। जैसे ये वाला कैपेसिटर है, ये बॉक्स टाइप कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये है कैपेसिटर। और यहाँ पर इसके साथ में हाँ ये भी कैपेसिटर है, सेरेमिक कैपेसिटर। तो ये जितने भी कैपेसिटर होते हैं उनमें सी करके कोडिंग होती है, यानी कि कैपेसिटर का जो सी है यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। ये देखिए, देखिए सी, सी। अच्छा, नंबर पे मत जाइएगा, 8, 7 ये जो भी होते हैं ये नंबर होते हैं, तो इनको नहीं पढ़ना। बस सी अगर लिखा है तो वो पार्ट आपका कैपेसिटर है, वो कंपोनेंट आपका कैपेसिटर है। अगर डी लिखा है तो वो डायोड है, आर लिखा है तो रेजिस्टेंस है, और एल लिखा है तो कॉइल है, और फ्यूज पे एफ लिखा रहता है, और कनेक्टर पे सी एन करके लिखा हुआ रहता है, और कॉइल, ये भी एक कॉइल है तो इसके बगल में एल लिखा हुआ रहेगा, देखिए एल। ट्रांसफॉर्मर के बगल में कभी कभी टी लिखा हुआ रहेगा और कभी टी आर भी होता है ज्यादातर, और आईसी के बगल में आपको यू लिखा हुआ रहेगा, या आईसी भी हो सकती है लिखा हुआ, तो कभी कभी यू भी लिखा हुआ रहता है। और इसमें देखिए आईसी लिखी है, ये ऑप्टो कपलर के बगल में आईसी लिखी हुई है, और ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर जो दिया गया है इसके बगल में क्यू लिखा हुआ है। ट्रांजिस्टर के पास में क्यू लिखा हुआ रहेगा। असल में ट्रांजिस्टर नहीं है, ये एक एडजस्टेबल जेनर है DL 431, लेकिन फिर भी ये ट्रांजिस्टर की शेप में है तो इसमें क्यू लिखा हुआ है। ट्रांजिस्टर को क्यू करके डिनोट किया जाता है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। अब जब भी आपके पास कोई सर्किट डेड कंडीशन में आता है तो शुरुआत आपको फ्यूज से करनी है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि फ्यूज की यहाँ पर कंडीशन क्या है। फ्यूज अगर उड़ा हुआ है तो समझ लीजिए आपका डेफिनेटली प्राइमरी सेक्शन की प्रॉब्लम। अगर फ्यूज नहीं उड़ा है और आउटपुट में डायरेक्ट आपको पहले चेक करना है। अगर फ्यूज नहीं उड़ा है तो आई टेस्टिंग कीजिए, कोई कंपोनेंट आपका डैमेज तो नहीं है, या कोई कैपेसिटर फूला तो नहीं है। यहाँ पर मेन कैपेसिटर होता है, इसमें सर्किट में हमने निकाल लिया है, तो अदर कैपेसिटर में, अदर सर्किट में यहाँ पर देखिए मेन कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर पे देख लीजिए कोई फटा तो नहीं है, फूला तो नहीं है, या यहाँ पर कोई डायोड फटी हुई तो नहीं लग रही, कोई इस तरीके की ऐसी डैमेज तो नहीं लग रही। तो देख लेना आपने फ्यूज नहीं उड़ा है, तो ये सब चीजें आई टेस्टिंग करके देख लो, आंखों से देख लो। अगर आपको लगता है कि यार यहाँ पर कोई डैमेज नहीं है, फ्यूज भी ओके है, तो आउटपुट में आपको चेक करना है वोल्टेज को। अगर आपको कुछ भी लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज यहाँ पर नजर आती है चेक करने पर, जैसे यहाँ पर ग्राउंड है, 5 वोल्ट है, तो सभी वोल्टेज चेक करनी है, 5, 12 ग्राउंड, जो भी वोल्टेज जिस एसएमपीएस में मिल रही है। अगर उनमें से कुछ ना कुछ वोल्टेज बन रही है तो समझ लीजिए आपका यहाँ पर सेकेंडरी का प्रॉब्लम है। सेकेंडरी में कोई डायोड शॉर्ट हो जाती है, कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, तो सभी वोल्टेज को डिस्टर्ब करता है, तो सेकेंडरी का प्रॉब्लम तब होता है। अगर आउटपुट में कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलती है, या यहाँ पर फ्यूज उड़ा हुआ रहता है, कभी कभी क्या होता है इसमें फ्यूज नहीं भी उड़ा हुआ रहता है और ऐसी इंटरनली शॉर्ट होने के बजाय वो ओपन हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी फ्यूज कभी कभी नहीं उड़ता है,
और आउटपुट में वोल्टेज वहां पर नहीं बनती है। तो पहले आपकी शुरुआत करनी है फ्यूज से। अगर आपका फ्यूज उड़ा हुआ रहेगा तो आपको फ्यूज यहाँ पर क्यों उड़ा है वो ढूंढना है। इसकी वजह क्या क्या होती है मैं बताते रहता हूँ आपको। फ्यूज उड़ने की जो वजह होती है, आपका ये डायोड में से किसी डायोड का शॉर्ट हो जाना, या आईसी का शॉर्ट हो जाना, या फिर मेन कैपेसिटर का शॉर्ट हो जाना। अगर ये 3 जगह पर शॉर्टिंग है, समझ लीजिए आपका फ्यूज उड़ेगा। अगर डाल दो फिर भी उड़ेगा, डाल दो फिर भी उड़ेगा। अगर यहां पर कोई कंपोनेंट शॉर्ट नहीं है, ओपन है, तो फ्यूज नहीं उड़ेगा। ओपन होने की वजह से फ्यूज नहीं उड़ता है। बस आपको चेक करना है कि प्रॉब्लम कहां से है। अब देखिए, जब आप कोल्ड टेस्टिंग करते हैं, कोल्ड टेस्टिंग मींस इसमें वोल्टेज ना देके मल्टीमीटर से सभी कंपोनेंट की रीडिंग को चेक करना। ज्यादातर कंपोनेंट्स बजर और डायोड मोड में चेक होते हैं। अब फर्स्ट में फ्यूज आप चेक करेंगे इस तरीके से, फ्यूज बिल्कुल ओके है, तो इसका मतलब है आपका सर्किट यहां पर कहीं ना कहीं से छोटा मोटा प्रॉब्लम में है, तो चेक करनी है। अब सबसे पहले आप डायोड को चेक कीजिए। डायोड का क्या होता है ना, एक तरफ से वो रीडिंग देता है, एक तरफ से नहीं देता है। यहां से देखिए 627 यहाँ पर रीडिंग दे रहा है, अगर हम पलटे तो ये रीडिंग नहीं देगा। इसका भी वही रोल है, एक तरफ से रीडिंग देगा, एक तरफ से नहीं देगा। ये रीडिंग 550 600 समथिंग हो सकती है, हर डायोड की अलग अलग रीडिंग होती है। तो रीडिंग अगर एक तरफ से आ रही है, एक तरफ से नहीं आ रही है, तो चारों डायोड बिल्कुल ओके है। अगर रीडिंग जब आप चेक करते हैं दोनों तरफ से आ रही है या फिर शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो वो डायोड आपकी खराब हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है। उस डायोड को आप बाहर निकाल के चेक कीजिए क्या वो परफेक्टली अपनी रीडिंग दे रही है कि नहीं। इसके बाद हमारे डायोड का डाउट ओके हुआ, डायोड सही निकली। इसके बाद नेक्स्ट चलना है हमने यहाँ पर ये कॉइल। कभी कभी ये कॉइल अचानक से फ्यूज नहीं उड़ता, कॉइल ओपन हो जाती है, तो कॉइल पे भी चेक करना है। कॉइल इसमें क्या है, 2 पार्ट में बना हुआ है, एक लाइव पे लगा रहता है कॉइल, एक न्यूट्रल पे, यानी कि प्लस माइनस पे ही यहाँ पर कॉइल लगी हुई है। तो कॉइल के 2 पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। यहाँ पर 2 आपको ये लेग दिख रही होंगी, इनमें और इनमें चेक करना है, दोनों पार्ट में चेक करना है कि कॉइल की कंडीशन क्या है। कॉइल यहाँ पर बिल्कुल कंटिन्यूटी मारती है, तो समझ लीजिए कॉइल ओके है। कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूटी बीप मारते हैं, वो ओके कहलाते हैं। कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूटी बीप मारते हैं, वो खराब कहलाते हैं। इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो कॉइल, जब भी आप किसी भी कॉइल को चेक करें तो वो कंटिन्यूटी बीप मारती है, वो सही होती है। ये कॉइल बिल्कुल ओके है। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये कैपेसिटर को भी चेक कर लेना। कभी कभी ये मैनेज शॉर्ट होता है तो प्रॉब्लम आ जाती है, हालांकि इसमें शॉर्टिंग या कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ओके है कैपेसिटर, यहां तक का कंपोनेंट ओके निकले। अब देखिए यहां पर कुछ, हालांकि फॉल्ट तो आईसी का है, बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, लेकिन एक जो तरीका है वो आपको बता रहा हूं। इसके बाद आपको 2 डायोड्स यहां पर और दिख रही होंगी, एक ये वाली है, एक ये वाली है। दोनों को चेक करना है। दोनों की एक तरफ से रीडिंग आनी चाहिए, एक तरफ से नहीं आनी चाहिए। जैसे कि इसमें आई, एक तरफ से नहीं आई है। ये भी सही है, देखिए एक तरफ से रीडिंग आई है। अब यहां पर क्या क्या कंपोनेंट चेक हो गए हमारे, डायोड सभी चेक हो गई हैं, कॉइल चेक हो गई, ये चेक हो गया और फ्यूज चेक हो गया। अब यहां पर देखिए एक आपका ये रेजिस्टेंस है, ये है और ये है। तीनों की वैल्यू चेक कर लेना। कभी कभी यहां पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस खराब हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये सर्किट डेड पड़ जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी काफी बार खराब निकलती हैं, तो उनको भी चेक करना है। मल्टीमीटर को सेट करना रेजिस्टेंस मोड में, 20 किलो मैक्सिमम को सेट करते हैं और इसमें चेक करेंगे। सबसे पहले ये ज्यादा वैल्यू की होगी, ये है 104 यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये 100 के की है, यानी कि 100 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू बिल्कुल ओके आ रही है। अगर आपको लगता है कि ये वैल्यू सही नहीं दे रहा, तो इसके जो कोड्स होते हैं, इनको कोड कैलकुलेटर में डाल के देख लेना। कैलकुलेटर्स मिलते हैं, तो ऑनलाइन में बहुत सारे कैलकुलेटर आते हैं, उनमें चेक कर लेना। जैसे यहाँ पर इसका कोड पहला ब्राउन है, दूसरा ब्लैक है, तीसरा येलो है, चौथा गोल्डन है। जैसे मैंने इसमें डाल के देखा, ब्राउन फर्स्ट बैंड, ब्लैक सेकंड बैंड, थर्ड येलो बैंड और फोर्थ गोल्डन। तो इसमें देखिए 100 किलो ओम्स इसकी रीडिंग आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट ये रीडिंग दे रहा है। ऊपर नीचे थोड़ा दिखा देता है, लेकिन ये रीडिंग परफेक्ट दे रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है।
अब हम दूसरी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। ये 1 किलो ओम समथिंग की है, नहीं 1 किलो ओम की नहीं, कम की है, ये कम की है। ये 1.3 ओम्स की है, ये 1.3 ओम्स दिखा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद ये कुछ मेगा ओम्स की होती है, तो इसमें जो वैल्यू है ये मेगा ओम्स पे आएगी। देखिए इसमें कुछ रीडिंग नहीं दे रहा है, तो ये खराब हो सकती है। ठीक है, ये कुछ मेगा ओम्स की होती है। चलिए हम कैलकुलेटर में चेक करते हैं इसकी कोडिंग। तो इसकी जो कलर कोडिंग है, जब मैंने डाल के देखा तो 2.2 मेगा ओम की ये रेजिस्टेंस है, और हमारा मल्टीमीटर सक्षम है सिर्फ 2 मेगा ओम तक को चेक करने के लिए। अब देखिए, अब इसके लिए हमें थोड़ा सा एडवांस मल्टीमीटर लेना पड़ेगा जो ज्यादा वैल्यू के रेजिस्टेंस को चेक कर सके। फिर भी चेक कर लेते हैं हम। तो अब यहां पर देखिए, सर्किट में लगे लगे जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आती है। इस कंडीशन में आपको रेजिस्टेंस को की एक लेग को उठा के चेक करना है। रेजिस्टेंस की एक लेग को उठा के आप बाहर कर लें, उसके बाद उसको चेक करें। तो यहाँ पे इसकी एक लेग हमने बाहर कर ली है इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से अब चेक करेंगे, क्योंकि लगे लगे बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनकी रीडिंग बिल्कुल गलत आती है। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो देखिए, इसकी रीडिंग अगर गलत आती है तो इसकी जगह पे हम दूसरी वाली रेजिस्टेंस का इस्तेमाल सर्किट में करेंगे। ठीक है, तो एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं अपन। रेजिस्टेंस को चेक करते समय जो हैवी ज्यादा वैल्यू के है उसकी एक प्रोब को सिर्फ टच करना और दूसरी प्रोब को इस तरीके से। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 5.5 मेगा ओम्स के समथिंग आ रही है, यानी कि एक्यूरेट स्टेबल वैल्यू नहीं है। ये रेजिस्टेंस डेफिनेटली हमारा खराब है, इसकी वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है। तो इसको सर्किट में हम हटा के इसकी जगह पे हम 2.2 मेगा ओम्स की रेजिस्टेंस को यूज करेंगे, जो कि इसकी कलर कोडिंग के हिसाब से वहां पर मैच करेगी। और ये गलत है, इसको हम हटा देंगे। अगर ये रेजिस्टेंस गलती से भी खराब हो जाती है, अगर आपको नहीं आप इस पर ध्यान देते हो, तो ये आपके एसएमपीएस को डेड कर सकती है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को चेंज कर लेना है। अब ये तो हमने चेक कर लिया है, जो पार्ट खराब था उसको हमने हटा लिया है। अब अगला पार्ट है आईसी। एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी आपके सर्किट में आईसी फट जाती है, खराब हो जाती है, तो आपका फ्यूज डेफिनेटली उड़ जाता है। और आईसी जो खराब होती है उसका रीजन ज्यादातर सेकेंडरी में शॉर्टिंग आना भी होता है, बहुत बार होता है। और वोल्टेज अचानक से हाई हो जाना, या फिर आईसी का ओवरहीट हो जाना, आईसी इस वजह से खराब होती है। और अगर आईसी आपकी खराब हो रखी है और उसके ऊपर के नंबर नहीं आपको पता है, तो आपको इस सर्किट में तो वाइपर 22A नंबर की आईसी लगती है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान देना, गलत आपको आईसी इस्तेमाल नहीं करनी है। वाइपर 22 से भी दो तरीके की आती हैं, एक में चारों लेग कंटिन्यूटी मारती हैं, एक में सिर्फ दो लेग में कंटिन्यूटी आती है। तो वाइपर 22 से ढंग से लगाना। अगर समझ में नहीं आ रही, आईसी का नंबर आपको पता नहीं है, तो आप इसकी जगह पे एसटीआर मॉड्यूल लगा सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि इसमें कौन सी आईसी लगनी है, तो एसटीआर मॉड्यूल लगा लो, बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया वीडियो में, जाके उस वीडियो को देख लेना। किसी भी एसएमपीएस में आप मोबाइल चार्जर के अंदर एसटीआर मॉड्यूल लगा सकते हो। अगर आपको मोबाइल चार्जर के अंदर की आईसी नहीं मिल पा रही है, तो आप किसी भी मोबाइल चार्जर को जिंदा कर सकते हो। जी हाँ, तो यहाँ पर एक तो ये फॉल्ट निकला, दूसरा इस आईसी का फॉल्ट निकला, दोनों बाहर निकाल के हमने वो कर लेना है। और छोटे छोटे जो यहाँ पर सेरेमिक कैप्चर दिख रहे हैं, इनको भी एक बारी सही तरीके से चेक कर लेना। ठीक है, इनको भी कैप्चर्स को सही तरीके से चेक करना है। आप उसी मल्टीमीटर में हम स्विच होते हैं, इन कैप्चर को बजर मोड में ही चेक करना है। ये और ये कैप्चर हमने चेक कर लिया। ये वैल्यू जो दे रहा है ना, वो आपका डायोड्स की वजह से यहाँ पर ये वैल्यू देता है, लेकिन दोनों तरफ से नहीं देना चाहिए, इतना याद रखना। अगर डाउट किसी कंपोनेंट में होता है, उसको बाहर निकाल के चेक करो। क्लियर है, जैसे हमने उस रेजिस्टेंस को निकाल के चेक करा। अब इस कैप्चर को हम चेक करेंगे। देखिए इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, बिल्कुल ये ओके है। सारे कंपोनेंट प्राइमरी में चेक हो चुके। इस तरीके से एक एक कंपोनेंट चेक करो, जिसमें डाउट होता है निकाल के चेक करो। ये बहुत सिंपल मेथड है। अब यहां तक सारे कंपोनेंट चेक हो गए। अब आती है हमारी एक दो कंपोनेंट की और बारी, जो कि हमारे सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्शन के आधे आधे बीच में लगे रहते हैं। एक तो आपका ये यहाँ पर एक ये कैप्चर होता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ में लगा हुआ रहता है, एक लेग के साथ में। और ये ऑप्टो कपलर होता है, जिसकी दो लेग सेकेंडरी में, दो लेग प्राइमरी में। अब जो प्राइमरी में है
उसमें कोई शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए या फिर उसमें कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए जो ऑप्टोकपलर लगा हुआ। अगर वैल्यू आती है या कोई भी शॉर्टिंग आती है, इसका कारण हो सकता है आपकी आईसी इंटरनली शॉर्ट है। आईसी को निकालो, जहां पर भी शॉर्टिंग बनती है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है शॉर्टिंग क्यों बन रही है, तो सीधे सीधे आप आईसी को, कैपेसिटर को और डायोड को निकाल लो एक एक करके। आपकी शॉर्टिंग 100% चली जाएगी। उसमें से जो पार्ट खराब है उसको रिप्लेस कर लो। अब एक और कंपोनेंट है जो प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, वो है एक एसएम ट्रांसफॉर्मर या चोपर ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसफॉर्मर ही कह लीजिए। ये ट्रांसफॉर्मर में जो प्राइमरी सेक्शन है इसमें 4 लेग होती हैं, 1 2 3 4, और सेकेंडरी में होती है आपकी 5 लेग 6 लेग, कितनी भी हो सकती हैं। ये उस एसएमपीएस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अलग अलग वोल्ट का आउटपुट कर रहा है। इसमें सिर्फ 5 लेग हैं और प्राइमरी सेक्शन में 4 लेग हैं। तो प्राइमरी सेक्शन में 2 फीडबैक के लिए होती है, 2 मेन कॉइल के लिए होती है। ट्रांसफार्मर के अंदर 2 वाइंडिंग होती है प्राइमरी की, एक फीडबैक के लिए, एक नॉर्मल वाली। तो इनमें क्या करना है, 2-2 के पेयर्स होते हैं इसमें, इन दोनों में कंटिन्यूटी आती है और इन दोनों में कंटिन्यूटी आती है। इसका मतलब आपका ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल ओके है। अगर इन दोनों में नहीं आ रही है या फिर इन दोनों में नहीं आ रही है तो आपका ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है, उसको आप रिप्लेस कर दीजिएगा। इसके अलावा इसमें नहीं आनी चाहिए, इसमें नहीं आनी चाहिए। ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं ये आपके अदर कंपोनेंट्स की वजह से आ रही हैं, ठीक है। लेकिन जो कंटिन्यूटी मिलती है वो सिर्फ 2 पे ही मिलेगी आपको, भले इन दोनों पे मिले इन दोनों पे मिले, लेकिन 2 पे ही मिलेगी। ज्यादातर इन दोनों पे मिलती है और इन दोनों पे मिलती है, ठीक है। ये प्राइमरी सेक्शन का आपको मैंने क्लियर करवा दिया है। अब हम कल बात करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं कंटिन्यू करूंगा कल और सेकेंडरी सेक्शन समझाऊंगा। आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी हुई, मैंने कोशिश करी थी मैं आपको थोड़ा सा छोटे छोटे स्टेप में समझाऊं, बट बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझाते समझाते वीडियो लंबी बन जाती है लाइव डबिंग के साथ में। तो कल वेट कीजिए सेकेंडरी सेक्शन का, अगर आप चाहते हैं तो मैं कल बना दूंगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरा तरीका कैसा लगा, ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया, मिलते हैं कल।